प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे मिजाज हैं आपके? ये अल्हम्दुलिल्लाह, आप कह रहे थे निज़ाम साहब? ये बताइए, ये राना मशहूद साहब जो हैं, ये पहले तो उनके ख़िलाफ़ करप्शन के मामले में नायब इंक्वायरी भी चल रही थी जब ये वज़ीर थे तालीम के। आज उन्होंने एक बड़ा अजीब सा शोशा छोड़ा कि जी दो माह में हुकूमत आ रही है PMLN की, क्योंकि समझौता हो गया इस्टेब्लिशमेंट से। तो ये इस तरह हुकूमतें बनती और गिरती हैं में से। पहली बात तो नून लीग को ये थोड़ा अरसा ही हुकूमत के से अलग होकर ही सियासत करनी पड़ी है, वरना हमेशा जिस अंदाज से और जिस ताकत की बुनियाद पर वो हुकूमत में आती रही है वो ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन ये पनामा के बाद ज़रा इनको मुश्किल दिन आए और ये पहली इलेक्शन थी जो वो अपनी ताकत पर लड़ना चाहते थे, लड़े भी, तो वो अक्सरियत जादू वाली अक्सरियत तो नहीं आई। अब फिर उन्होंने बयानियाँ देते रहे, अच्छी बात थी। एक नया रास्ता तलाश किया कि मैं इनकलाबी हूँ, और वो भी अच्छी बात थी, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। राना मशहूद साहब के बयान पे तो वो गाना बड़ा अच्छा था, प्यार तो होना ही था, तो ऐसा तो होना ही था, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इन्होंने जल्दी से ये बात करके अपनी दिल की या अंदर की बात जल्दी बताकर मियाँ साहब के बयानिए और क्या कहेंगे उनको मशकूक रिहाई को, बयानिए को और रिहाई को मशकूक बना दिया है। थोड़ा देर करते बयान में उन्होंने जल्दी दे दिया है। नहीं, वो उन्होंने बड़ी दो टोक तरदीद की है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारा उनके ज़राया के ज़रिए के हम चाहते हैं कि पूरी हुकूमत जो है परफॉर्म करे और अपनी मुद्दत पूरी करे जी। तो आपका ख्याल है कि इसके पीछे शहबाज शरीफ साहब का कोई हाथ है या ये राना मशहूद ने? क्योंकि आप इसे दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं। मैं तरदीद को कबूल करता हूँ, मैं उनको नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी तरदीदें पहले भी करते रहे हैं। अखबारों में आके वो छुप छुप के मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े गुस्से हो गए चौधरी निसार अली खान, और ये फिर चंद दिनों के बाद खुद ही बात खुल गई, तस्वीरें आ गई, ये रात के टाइम पर इस गाड़ी में गए, ये गए, तो ये होता रहता है। लेकिन मुझे न तरदीद से तजुब है न बयान से तजुब है। मैं फिर कहता हूँ आज के दिन यही एक जुमला काफ़ी है, ये तो होना ही था। और आपके ख्याल में इसका नून लीग को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, नून लीग का एक हिस्सा है जो बड़ा संजीदा सा है, उसको कामयाबी हासिल नहीं है, लेकिन जो वाज़े और बड़ी अक्सरियत है उसके ज़रा खुशियाँ आ जाएंगी उनके दरमियान। मैंने एक किसी और भी बड़े अच्छे दोस्त से सुना है कि हम ठीक होने वाले हैं, हमने बंदोबस्त कर लिया है, मुखालफों को जल्दी जवाब देंगे। तो उनके जो अक्सरियत है बड़ी, उसमें तो शादियाने बजेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े नज़रियाती हैं, जो समझते हैं कि मसाइल क्या है, वो खुश नहीं होंगे। वो इस सियासत से खुश थे जो समझते थे कि हमारा वकार बढ़ गया है। लेकिन चांडियो साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें एक बात तो है जो राना मशहूद ने बात की है, वो मैं असद साहब से भी बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले, कि मेजॉरिटी इतनी कम है PTI की वफाक में, तो फिर भी कुछ शायद बेहतर हो। पंजाब में बिल्कुल ही 19-20 का फ़र्क है। तो अगर वाकई किसी मरने पर जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पहले गेम्स खेलती रही है, कोई मुकमका हो और अगर PTI से कोई नाराज़गियाँ शुरू हो जाएं या बढ़ जाएं, तो उस सूरत में ये इसको खारिज इम्कान तो करार नहीं दिया जा सकता जो बात कही राना मशहूद ने। आप दुरुस्त कहते, खान साहब को हुकूमत मिली है, आए हैं, लेकिन अभी हुकूमत में संजीदगी नज़र नहीं आती। अभी कोई ऐसे फैसले नज़र नहीं आ रहा है जो आपको रियासत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हो, जो आवाम के सुकून के लिए ज़रूरी हो। अभी ऐसे लगता है जैसे हल्की हल्की सी बातें करके, छोटी छोटी सी बातें करके और मशहूरी वाली बातें, अपनी तशहीर की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मुल्क के न किसी इदारे को न के आवाम के तबके को ये कोई वास्ता नहीं। भैंसें को नीलाम होने से बर्तन दूसरे तब्दील कर लिए, बेडरूम तब्दील कर दिया है, इस घर को छोड़ के उस घर, ये मसाइल नहीं है हमारे मुल्क के।
तो आवाम चाहती है खान साहब से। और फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी मैं खान साहब के करीब तो नहीं हूँ, जो उनकी बातें सुनता रहता हूँ, जो मुस्तहकम मौक़िफ़ होना चाहिए वो भी खान साहब का नज़र नहीं आया। मुल्क के इदारे लाख अपने अंदाज से सोचते रहे, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में जिस अंदाज से चल रहा है, जिस अंदाज से उसके मसाइल दरपेश है, उसके लिए कि संजीदा सी क़यादत की ज़रूरत है। हम दुआगू हैं कि खान साहब ये बात पूरी करके दिखाएं, खान साहब संजीदगी का मुजाहरा करें। खान साहब ने इलेक्शन जीती है, भले अवाम इनको भी देख लें। लीडर ऑफ द अपोजिशन पे बिलावल साहब ने फरमाया कि ये हुकूमत चाहती है कि अपना ही बंदा लेके आए, वो पीटीआई की कारकर्दगी किस तरह एहतसाब करेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और दूसरे पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो फरमाते हैं, जो पीटीआई वाले हैं, कहते हैं कि अगर इनका अपना आदमी आ गया तो पीएमएल का एहतसाब कौन करेगा। तो आपका मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? निज़ामी साहब, दो बातें हैं सोचने की है। ये जब हम कहते हैं कि इलेक्शन के खिलाफ जो शिकायतें हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, हमने कमीशन का मुतालबा किया, इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी भी हाउस कमेटी चले, अब उसकी भी क़यादत खुद करेंगे। अब जो दलील इसमें दे रहे हैं कि ये अपोजिशन लीडर नहीं बन सकता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, कि गुनाह भी उसने किए हैं, वही हिसाब, तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी तो सही है, शिकायत भी आपसे, पीटीआई से, सरबराह भी आप बनाएंगे। और नंबर दो, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, क्या ये 5 साल ही सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए बनी है क्या? सिर्फ मुस्लिम लीग को देखेगी? ऐसा नहीं है। इसलिए भाग रहे हैं कि चंद महीने, 1 बार 2 बार 3 बार वो चले मुस्लिम लीग नून को देखेंगे, बाकी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हुकूमत का एहतसाब करना है। हुकूमत पीटीआई की है, पीटीआई एहतसाब से भाग रही है। अब उन्होंने ये डिज़ाइन बनाई है कि भाई अपोजिशन के खिलाफ होगा, अपोजिशन कैसे बनाए? हरगिज़ नहीं। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमत के फैसलों को नज़रदारी करती है, लिहाजा ये फैसला दुरुस्त है और मेरे कायद का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। वो नहीं देकर, पब्लिक अकाउंट्स अपोजिशन को नहीं देकर भागना चाहती है एहतसाब से। ठीक है। अच्छा चांडी साहब, ये बताएं कि नून लीग के साथ आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है, अब वो बेहतर हो रहा है? जो दरार आई थी वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब के दौरान, वो अब भर रही है? क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में आपकी जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि आप सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और सेनेट के इलेक्शन में भी जो है वो आप सपोर्ट करेंगे एक सीट पर PMLN को, तो ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है आपका? मुझे होने वाली इलेक्शन जो जल्दी हो रही है, बाई इलेक्शन वगैरह, उनके मुताबिक अभी पता नहीं कि पार्टी क्या फैसला करेगी, लेकिन एक सीधी बात है, निज़ामी साहब भी जानते हैं, आप भी बखूबी जानते हैं, हमारी पूरी तारीख को देख लें। हमने अपनी अना की खातिर, अपनी ज़ाती मफादात की खातिर किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं की। हमने तो जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए ऐसी पार्टियों से इत्तेहाद भी किया जिन पार्टियों ने भुट्टो की फांसी का मुतालबा किया। बीबी उनके साथ बैठी, बेगम साहबा बैठी। अभी क्या है, अभी आसिफ साहब ने जिस अंदाज से मुफाहमत की सियासत थी, सारे जहान को एक जगह बिठाकर मुल्क को जमहूरियत दी और 1 साल चलाया, फिर दोबारा भी हुकूमत आ गई। तो हमारी तो दुश्मनी है नहीं, हम मसाइल के बुनियाद पर, इश्यूज़ के बुनियाद पर बात करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है नून लीग से, ताल्लुक का दुश्मनी नहीं है। उन्होंने दुश्मनी की, भुट्टो की फांसी से मुतालबा, बीबी को तंग किया, जलावत, लेकिन हमने नहीं की। हम फिर बने, और अभी भी हमारी दुश्मनी नहीं। सिर्फ इतना है, उनके साथ दोस्ती ऐसी नहीं है जो हम कहें कि हर हाल में हम साथ हैं। नहीं, हम आइन के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं। जो भी फैसला, जो भी बात उनकी जमहूरियत के तकाजा के मुताबिक होगा, हम उनका साथ देंगे। हुकूमत जो भी गलत काम करेगी, जो भी गैर जमहूरी, गैर आइनी काम करेगी, हम डट के उसका मुकाबला करेंगे। हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। हम हर हाल में, एक सियासी पार्टी, एक जमहूरी सियासत है, पार्लियामेंट्री सियासत है, ऐवान में साथ बैठे, इसलिए हमारी दुश्मनी नहीं। कुछ इश्यूज़ पर बात हो, इख्तिलाफ वाली बात हो सकती है, लेकिन मैं इसको दुश्मनी नहीं समझता। निज़ामी साहब, ज़रा दोबारा बात करते हैं चांडियो साहब से, लेकिन ये जो हम अभी बात कर रहे थे इनके बयान की, राना मशहूद साहब के, जिस पे चांडियो साहब का ये ख्याल था कि ये, मतलब उन्होंने तो उस पर यकीन किया है कि जो उन्होंने कहा है उस पर उन्होंने यकीन किया, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई हैरत नहीं है अगर वो ये बात करें। लेकिन जो चीज़ होनी होती है निज़ामी साहब,
उसको पहले से बेनकाब नहीं किया जाता, और जो चीज़ पहले से बेनकाब हो जाती है वो फिर होती नहीं है। हमारे यहाँ ये रहा है। यानी अब राना मशहूद साहब ने बहुत मुश्किल नहीं कर लिया, अगर कुछ ऐसा होना भी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं इस हुकूमत को आए हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इनको गिराने में, और ख़ुद जो शहबाज शरीफ के करीबी ज़रा है उन्होंने ठीक कहा कि जी हम चाहते हैं हम अपोजिशन का किरदार करें, वो हुकूमत करें, लेकिन वो डिलीवर करें, वो तो उनको कहना ही है उनको। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वो हमजा शहबाज ही होंगे। यानी उन्होंने तो वज़ीर आला का उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है आज राना मशहूद साहब ने। तो अब राना साहब जो है ज़रा मेरे ख्याल से थोड़ा सा कजफहमी का शिकार है, और ये भी हो सकता है कि इनकी जो अंदरूनी उनकी गुफ्तगू होती हो उसकी वजह यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ तो ऐसे हैं ना कि इनकी बड़ी जो मेजॉरिटी वो बड़ी थिन है पंजाब में। तो ये पाकिस्तान में प्री 58 तो ये चीज़ चलती रही है ना, आपको पता है, कभी कोई हुकूमत गिराई गई, बनाई गई, कोई और बन गई, कोई लोग इधर चले गए, कोई उधर चले गए। ये जो रद्द-ए-अमल फवाद चौधरी साहब की तरफ से आया है राना मशहूद साहब पर, वो कहते हैं कि इस बंदे का कद काठी इतना नहीं है कि वो इस सतह की बात क्या वो छिपकली शतीर के साथ छिपकली, वो तो उन्होंने एक मुहावरा वो पढ़ कह दिया, लेकिन उससे हटकर वो ये उसका मतलब भी यही है कि इस बंदे का इतना कद काठ ही नहीं है कि वो इस लेवल की बात करें। उससे तो आपको छोटे पटवारी लेवल की बात पूछ लें तो आप उनकी बात का क्या जिक्र कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये रद्द-ए-अमल ठीक है? क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह की बात इसी तरह के एक आदमी से कहलवाई जाती है। ज़रा चेक किया जाए रद्द-ए-अमल क्या है। मेरा तो ख्याल है कि इनको इतना रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए था कि कहना चाहिए था कि हम इस पर क्या तबसरा करें जी, कौन आदमी बात कर रहा है, काफ़ी होना चाहिए था। लेकिन इस पर वो लीडर, वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब के चौहान, उन्होंने भी बयान दिया, बल्कि उन्होंने तो उसके साथ 2-4 बेनुकत सुना दी शहबाज शरीफ को भी करप्ट हैं और ये और वो है। खुसरो बख्तियार साहब जो प्लानिंग पे बात कर रहे थे, और आज जो उन्होंने ये नवीद सुनाई कि तेल ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही, वो भी इस तरफ निकल गए। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब को तल्लक है, उनका तो मैंडेट ही है। असल में मीडिया की तमाम चैनल्स की हेडलाइन बन गई थी, इसलिए मेरा ख्याल रिस्पॉन्ड करना पड़ा पंजाब के लोगों को और हुकूमत के लोगों को। चांडी साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल कर रहे थे चांडी साहब। ये जो सारे जो हालात बन गए हैं, इसमें ये जो आपकी दूरियां कम करने में इनका भी जिक्र है कि 40 दिन में जो इनकी कारकर्दगी है वो इन दोनों अपोजिशन जमातों को ज़रा करीब ले आई है। देखिए, ये खान साहब शुरू से ऐसा किया, ख़ुद को सियासी मैदान में तनहा किया। चलो समझ में आ रही थी वो इलेक्शन अलग होकर लड़ना चाहते थे, लेकिन अभी हुकूमत में हैं, अभी उनकी इतनी पोजीशन मुस्तहकम नहीं कि सारी अपोजिशन को वो जमा होने दें और अपने मद्दे मुकाबले खड़ा करें। और मुझे नहीं पता क्या हिकमत अमली है, तो बातें तो ऐसी कर रहे हैं, तलवार ऐसी चला रहे हैं जो दोनों तरफ से काटती चली आएगी। और वो चाहे ज़बान की तलवार है, चाहे उनके वज़रा का फरमाना, इल्म, अदब, फ़हम और फरासत के लिबादे में उनका फरमाना, उनके वज़रा का, वो हो सकता है अपोजिशन की तमाम जमायतों को मुतहद करके हुकूमत के सामने खड़ा कर दें, ये भी हो सकता है। अच्छा चांडी साहब, ये बताइए कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जाली अकाउंट्स का केस। अब उसमें एक तो JIT बन चुकी है, वो अपना काम कर रही है, तहकीकात कर रही है, लेकिन रोज़ कोई फालूदे वाला उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, किसी खातून के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस निकल रही हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जो JIT है और FIA है वो सुप्रीम कोर्ट ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि हम ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इसको ओमनी ग्रुप के और हुकूमत के लोग इसमें मुलव्वस हैं, सिंध हुकूमत के, और जरदारी ग्रुप इसमें मुलव्वस रहा है। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की और ख़ास तौर पर जरदारी साहब की और फरियाल तारपुर साहिबा की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है आइंदा दिनों में, और हो रहा है? मेरे ख्याल में हालिया दिन क्या जो साल गुजर गए हैं उसमें भी कोई ऐसा साल नहीं कि हम सुकून से बैठे हों, हमें हुकूमत ने सुकून से छोड़ा हो। मियाँ साहब हो, मुशर्रफ हो, अभी मौजूदा हुकूमत भी आते ही ये जो कर रही है, हमें इसकी परेशान नहीं। हम कोर्ट में जा रहे हैं, जाते हैं, कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर आते हैं। हमने कभी हुकूमत को लिख कर नहीं दिया कि हम भाग जाएंगे, हम छोड़ जाएंगे। अभी भी मामला कोर्ट में हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत को तो इसमें कोई किरदार नहीं है, ये तो आज खुद नोटिस केस है। मैं अज खुद को तो उनका अख्तियार है, बहुत सारे मामला पे बहुत खुद नोटिस ले रहे हैं। अब उनके अख्तियार को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, न उन पर तनकीद कर सकता हूँ। लोग हैं, लोग तबसरे करते हैं, लोगों के तज्जिया आ रहे हैं, मैं उस पर तबसरा या तज्जिया, हुकूमत अदलिया का अख्तियार है। लेकिन मैं ये कहता हूँ
कि हमें आप जो भी चाहे जिस अंदाज से खड़ा करें, मामला अदलिया में है, हम उस पर नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत सारी बातों की हमारी पार्टी और क़यादत तरदीद कर चुकी है कि इन मामला से किसी ख़ास ग्रुप से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब अदालत में मामलात हैं, JIT भी बना ली है, देखेंगे जो भी होगा। हम अदलिया में आइन और कानून के मुताबिक अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, ये लड़ना छोड़ेंगे नहीं, जो कुदरत ने हमें अख्तियार दिया है कि अपने ही मुल्क की अदलिया में हम अपनी बातों को चैलेंज करें। अच्छा चांडी साहब, मेरे आखिर में आपसे 2 सवाल है। एक तो ये जो उन्होंने सवाल किया, इसके फॉलोअप के तौर पे, ये कोई जरदारी साहब पे कोई दबाव बढ़ाने के लिए ये केसेस जो हैं खोले गए, एक ये। दूसरे ये कि ये जो पिछले जब से हुकूमत आई है 40 दिन में, आपका इसकी गवर्नेंस के हवाले से कारकर्दगी पे क्या तबसरा है? मैं समझता हूँ मेरे चेयरमैन बिलावल साहब आए दिन उस हुकूमत की कारकर्दगी पे बोलते रहते और ये भी कहते हैं कि जमहूरियत चलनी चाहिए, ये भी कहते हैं कि हम अच्छी ख्वाहिशात का इज़हार करते, लेकिन तरकीद करते रहते हैं। आए दिन आप देखें उनके हुकूमत अंदाज़ हुक्मरानी, तर्ज हुक्मरानी। अभी क्या हुआ है, कहते थे भाई 3 साल हम किसी सेक्रेटरी को, किसी अफसर को नहीं हटाएंगे। क्या किया है अफसरों के साथ? कितने सेक्रेटरी जो बेचैन हो गए हैं, आप देखें। अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लगा वो इंतहाई जूनियर दूसरों के मुकाबले में। अभी कल सेनेट ने वो नोटिस उठाया है, कल फिर जवाब देगी हुकूमत आकर। हर शोबे में देखें, इनकी तवज्जो अभी वहाँ नहीं है। अभी सिर्फ कह रहे हैं कि मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अभी बहुत दिन गुजर गया है, मैं कह रहा हूँ, मेरे कायद भी यही कह रहे हैं, होने दे 100 दिन पूरे। लेकिन 100 दिन से पहले ही उन्होंने खुद ही मौका दे दिया है तनकीद का। तो मेरे ख्याल में हमें जहाँ बोलना चाहिए मेरी क़यादत को, वहाँ हम बोल रहे हैं। किसी रियायत का ताल्लुक नहीं है। हाँ, हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं ये अपने खिलाफ खुद कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ निज़ामी साहब और को, ये बर्तन जब तब्दील करना, कमरे तब्दील करना, भैंसें बेचना, ये पाकिस्तान के लोगों के ये उस तरह से नॉन इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है, मसाइल तो बहुत संगीन है, आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना चांडियो साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। एक मुख्तसर ब्रेक हमें प्रोग्राम में लेना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बहुत ही अहम मामला आपके सामने रखेंगे। मामला यह है कि $120 मिलियन कीमत के कैनोला और सोयाबीन के से लदे जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तानी बंदरगाह पर खड़े हैं, जिन्हें लंगर अंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिससे जो सॉल्वेंट इंडस्ट्री है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, वो तो अलग है, लेकिन इससे खुद हुकूमत को ज़र मुबादला की मद में 40 करोड़ रुपए का इन चंद हफ्तों में नुकसान हो गया है। और दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री है, वो अलग मुतासिर हो रही है। तो ये बहुत ही अहम नौयत का मामला है, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं कहकर गया था कि एक बहुत अहम मसला आपके सामने रखेंगे, और मामला यह है कि $120 मिलियन के कैनोला और सोयाबीन से लदे जो जहाज़ हैं वो बंदरगाह पर फंस के रह गए हैं। और अब तक पाकिस्तान की ज़रा मुबादला की मद में पाकिस्तान को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ तबाह हो रही हैं, और ख़ास तौर पर सॉल्वेंट इंडस्ट्री जो है वो तो दिवालिया होने के करीब हो गई है, और पोल्ट्री इंडस्ट्री भी इससे हर्ट हो रही है। तो इस मामले पर हम तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ बड़े रेलेवेंट गेस्ट इस हवाले से मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में शहजाद अली खान साहब मौजूद हैं। आप पेटेंट चीफ हैं एफसीआ के, यानी ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन। शहजाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले शहजाद साहब, मामला क्या है, ये मसला क्या है, क्यों जहाज़ वहाँ पर फंस गए हैं और क्यों लंगर अंदाज नहीं होने दिए जा रहे हैं? थैंक यू जी। मैं तो सबसे पहले आपको कम्प्लीमेंट दूंगा आरिफ नज़ामी साहब को और आपको कि आप लोगों ने बिल्कुल इस टॉपिक को उठाया जो किसी मेरा ख्याल ऑफ जगह पे नहीं उठ सका अभी तक। असल में ये है जी कि ऑयल सीड की इंपोर्ट जो है इसके ऊपर पिछले हम कोई 18-20 साल से ये हो रहे हैं पाकिस्तान में। इससे ऑयल सीड इंपोर्ट करके तेल होता है जो खुद तेल आप घी के और कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल करते हैं, और पोल्ट्री मील होता है जिससे मुर्गियों की खुराक बनती है जी। और पिछले 3 साल से 4 साल से सोयाबीन सीड इंपोर्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले सोयाबीन मील इंडिया से दरामद होता था। ठीक है। फिर अमेरिका से दरामद होना शुरू हो गया, और फिर मुल्क की लोकल इंडस्ट्री ने सोयाबीन सीड भी प्रोसेस शुरू कर दिया, और वो सोयाबीन सीड सारे का सारा जो है उसका पोल्ट्री मील बनता है, सोयाबीन मील, जो बड़ा असेंशियल है, जिसके बगैर पोल्ट्री फीड मुर्गियों की खुराक नहीं तैयार हो सकती। ठीक है।
अब हुआ ये कि पिछली हुकूमत में उन्होंने कहा कि जी इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इंपोर्ट के जो पूरे किए जाएं, और उसके लिए जो लोड पोर्ट है जो अमेरिका से आता है, ब्राज़ील से आता है, वहाँ पे कंप्लाइंस इतनी ज़्यादा नहीं है और पाकिस्तान में ज़्यादा कंप्लाइंस होनी चाहिए, लिहाजा इन्होंने फ्यूमिगेशन यहाँ पे पाकिस्तानी पोर्ट्स पे करनी शुरू कर दी और लगभग 1 अरब रुपए के हम लोगों ने वो फ्यूमिगेशन चार्जेस पिछले साल अदा किए। तो हम उसको एजिटेट कर रहे थे कि ये बड़ी ज़्यादती है, अमेरिका से फ्यूमिगेट होकर सारी दुनिया में जाता है, यूरोप में जाता है और 150 मिलियन टन सोयाबीन सीड पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान में तो लगभग 2 मिलियन टन आता है और ख़ाली 40 मिलियन टन चाइना में जाता है। जब वहाँ पे बायोसेफ्टी कंसर्न्स पूरे हो रहे हैं उस फ्यूमिगेशन से, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मेजर कंसर्न नहीं है जहाँ पे बायोसेफ्टी दोबारा करने की ज़रूरत हो। तो हम उस कंसर्न पे हुकूमत के साथ जा रहे थे। तो वो एक मिसाल है कि रोज़े बख्शवाने गए थे और नमाजें, तो वो वाला हिसाब हमारे साथ हुआ एग्जैक्टली। उन्होंने कहा जी वो फ्यूमिगेशन अपनी जगह पे है, ये सीड ही इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान आ सके। अच्छा, तो हमने उनको बताया कि ये सारी दुनिया में जा रहा है, इसके पेस्ट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस हो चुके हैं, फाइटो रिस्क एनालिसिस इसके हो चुके हैं और सारी दुनिया में अमेरिका से एक्सपोर्ट हो रहा है, ब्राज़ील से सारी दुनिया में जा रहा है, कनाडा से सारी दुनिया में कनोला जा रहा है। तो पाकिस्तान कोई पहली दफ़ा तो नहीं इंपोर्ट कर रहा, पिछले 20 साल से कनोला सीड इंपोर्ट हो रहा है, पिछले 4 साल से सोयाबीन सीड इंपोर्ट हो रहा है और आप जो कानून हमें बता रहे हैं ये सारे हैं सोइंग सीड के लिए। ठीक है, ये सोइंग सीड नहीं है, ये सोयाबीन्स हैं, ये क्रश करते हैं, ये क्रशिंग पर्पस के लिए है। इसका तो मकसद है। इसका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है और आप मेहरबानी करें। तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसके ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं दी गई और हमने 12 दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी को लिखा है। आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे? हमारी एक मुख्तसर मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आज ही चार्ज संभाला है, नया डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का DG भी अभी आया है और हमें आप टाइम दे दें, हम 4 तारीख को दोबारा मिलेंगे। और फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की 4 से इसको जल्दी कर दें, तो उन्होंने 3rd की डेट दे दी और फिर उनकी सेक्रेटरी साहब की ईमेल आ गई कि जनाब मैं 15 अक्टूबर तक मसरूफ़ हूँ और 15 के बाद आपको मिल सकूँगा। तो हमने उनको बताया कि रोज़ाना का जो जहाज़ लंगर अंदाज हो गए हैं कराची पोर्ट पे, उन पे 1.5 करोड़ रुपया मालियत का डैमरेज है जो फॉरेन एक्सचेंज में इस मुल्क से जाएगा। और आपने जैसे कहा कि $120 मिलियन, इसके बाद $250 मिलियन के जहाज़ रास्ते में है। अच्छा, तो लगभग ये $450 मिलियन का पाकिस्तान का ज़ेर मुबादला जा चुका है या जाने वाला है, वो तो LCs खुल चुकी हुई हैं और उनको कोई रोक नहीं सकेगा। तो इतना बड़ा ज़ेर मुबादला जाके पोर्ट पे आप डॉलर टर्म में उसका डैमरेज अदा करें, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये क्या हुआ है। ये डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर असलम साहब, कि ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है इस पे इस पॉलिसी के मुराकात, एक तो खैर जो मुझे वाज़ेह तौर पे लगता है कि इससे मुर्गियाँ और अंडे जो हैं महंगे या नायाब हो जाएंगे क्योंकि ये पोल्ट्री फीड है गालबन। जी। तो इसके दूररस्त क्या असरात होंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री पे, बेरोज़गारी पे, महंगाई पे? ये ज़रा कुछ आप रोशनी डाल दें इस पर। नज़ामी साहब आपका शुक्रिया। और आप तकरीबन 2.5 लाख जो बंदा है, नहीं 2.5 मिलियन, 25 लाख के करीब लोग इस इंडस्ट्री के साथ रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो चिकन और अंडा इस वक्त सबसे सस्ता आइटम है जो गरीब आवाम की पहुंच में है। हमने एक कंपैरिजन करवाया जिसमें ये माश की दाल से भी चिकन जो है पर यूनिट प्रोटीन के हिसाब से ये सस्ता है, इस वक्त सबसे सस्ता आइटम है और नो डाउट उसमें हुकूमतों की हमारे साथ मदद भी रही है। ये जो सोयाबीन का इशू है, देखें जी, जब से ये जहाज़ पिछले 20 दिन से इन्होंने स्टॉक अप किए हैं, रोज़ बरोज़ जो सोयाबीन की कीमतें बढ़ रही हैं। जब ये कीमतें, और एक वक्त आएगा जो बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर उसका मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए 20 साल से ये सारा निज़ाम चल रहा है, 20 साल से तो किसी को कुछ हुआ नहीं है, पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है। ये खामखा के इन्होंने बहाने बनाए हुए हैं और जहाज़ रोके हुए हैं, उससे जो सप्लाई चेन है वो इफ़ेक्ट हो रही है और अल्टीमेटली ये होगा कि ये नायाब होगा, कीमतें बहुत बढ़ेंगी और चिकन और मुर्गी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। तो हमारी तो ये आपसे की वसात से ये गुजारिश है कि जो जैसे पीछे चल रहा था उसको चलने दें, चीज़ों को यकदम ना आप स्टॉप किया करें। या तो हमें कोई 1-2 साल पहले बताएं कि जी आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। पहले इन्होंने इंडिया से बंद कर दिया, अब इन्होंने कनाडा से बंद कर दिया है, अमेरिका से बंद कर दिया है और जो बेस्ट क्वालिटी हम ले सकते हैं वो अमेरिका और कनाडा और ब्राज़ील से ही ले सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा शहजाद लेकिन साहब, ये मतलब है कि अपनी बस नंबरदारी की वजह से ये सारा कुछ होता है। डॉक्टर साहब, और हम कल मिल रहे हैं इंशाल्लाह सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड जी आप ज़रूर मिलें, लेकिन ये बताएं डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर साहब को हम कल मिल रहे हैं, शहजाद साहब भी हम ये बताएं कि ये जो ये पॉलिसी है, आपकी बातों से तासर मिल रहा है कि जो नई PTI की हुकूमत आई है, ये उन्होंने को पॉलिसी दी है या ये पहले से ही चली आ रही थी? नहीं सर, नहीं, ये PTI की हुकूमत का इसके तल्लुक नहीं है। ये जो हमारे नीचे ब्यूरोक्रेसी है ना सर, ये इसमें रुकावटें डालती है फॉर नथिंग। जो उनको नॉलेज नहीं होता या उसका क्या होता है, मतलब है कि एक चीज़ जो पिछले 20 साल से चल रही है उसको रोकने की कोई जवाब नहीं बनता। अभी इनकी वहाँ पे इनको करोड़ों रुपए अरबों रुपए की तो इनको ड्यूटी स्ट्रक्चर और सेल टैक्स मिलना है, वो भी इनका रुका हुआ है। और हमारी जो चेन सप्लाई, अब निज़ामी साहब एक और इशू है कि आपने दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों से सौदे किए हुए हैं, अब आपके उनके जहाज़ आपने रोके हुए हैं 20-20 दिन से, अब वो बाद में हमारे साथ सौदे कैसे करेंगे? हमारे साथ तो वो काम ही नहीं करेंगे कि इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं, जब मर्जी ये जिस मर्जी चीज़ को रोक सकते हैं। तो पहले हमारा चिकन का तो होता था और ये इन्होंने अफ़गानिस्तान की यकदम एक्सपोर्ट रोक दी। देखिए हम लोग बड़ी मेहनत से मार्केट अपनी बनाते हैं, पूरी दुनिया इन मुल्कों में काम कर रही होती है, वो अपने मुल्क उनकी ब्यूरोक्रेसी उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसीज हमें नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रही होती हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करते जैसे ये हमारे साथ होता है। और पाकिस्तान में बिज़नेस करना पहले ही बहुत मुश्किल काम है, और वो हर वक्त आप हर जगह पे रुकावटें डालें तो उससे फिर बहुत ज़्यादा आगे मसाइल होंगे। और जो चिकन एंड एग्स है, यही तो एक ऐसी आइटम है जो लोगों को अवेलेबल है। अब देखें चिकन मीट इस वक्त तकरीबन 150, 160, 70 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि आपका गोश्त जो है मटन वो 1000 रुपये किलो मिल रहा है। आज चिकन आपका 400 रुपये हो जाता है तो आपको 1500 रुपये में भी वो नहीं मिलेगा मटन। तो ये चीज़ है कि जो चल रहा है इसको निज़ाम को चलना चाहिए। और मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो ख़ुद भी इंटरवेन करें, क्योंकि अभी तक तो हमारे फूड एंड सिक्योरिटी का कोई मिनिस्टर नहीं है। शहजाद साहब, आप तो एप्टमा के भी रहे हैं प्रेसिडेंट। जी सर। ये और अब ये इधर आप पोल्ट्री के ये जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के हवाले से, तो इस हुकूमत का तो प्लान की है कि हमने इकॉनमी को रिवाइव करना है। तो अगर इस तरह इंडस्ट्रीज़ में वो बंद होनी शुरू हो जाएं या इनहतात का शिकार हो, तो किस तरह रिवाइव होगी हमारी इकॉनमी? आरिफ साहब, सच्ची बात यह है कि उनके मैं इंडस्ट्री से पिछले 25-27 साल से वाबस्ता हूँ, और मुख्तलिफ क्योंकि मेरे पास सनतें हैं, उनकी एसोसिएशंस और चैम्बर्स हुकूमत में जाता रहा हूँ। इस वक्त तक तो मुझे डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है, अनफॉर्चुनेट बात यह है। और हमारा ये ख्याल था फ्रेंकली स्पीकिंग कि पिछली हुकूमतों में जब आपने सेक्रेटरी को, वज़ीर को मिलना होता था तो आपको कोई ना कोई एक सिफारिश, कोई ज़रिया, कोई चैनल, कोई ताल्लुक़ इस्तेमाल करना पड़ता था। एंड वी एक्चुअली थॉट कि इस हुकूमत में आप जिस मिनिस्टर को फैक्स भेजेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे मुलाकात के लिए तो वहाँ मुलाकात हो जाएगी, जिस सेक्रेटरी को फैक्स भेजेंगे वहाँ मुलाकात हो जाएगी। और इंडस्ट्री को जब तक आप इंडस्ट्री की बात सुनेंगे नहीं, फैसला तो आप अपनी मर्ज़ी से कर लें, जो कानून कहता है, जो वक्त कहते हैं, और सूरत हाल को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए। बट यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 15 दिन से हम किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये $3.5 बिलियन की इम्पोर्ट की इंडस्ट्री है। आफ्टर पेट्रोलियम ऑयल इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। जी, और अरबों रुपया टैक्स में जमा होता है। और इतने बड़े टैक्स पेयर इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप ये देखें कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि कोई मुलाकात के लिए वक्त ही नहीं है। ये बता दें, कल जब आप जाएंगे तो क्या एजेंडा है आपका? सर हम सेक्रेटरी साहब को फिर दोबारा मुतबाना तरीके से गुजारिश करेंगे कि जो जहाज़ शिप हो गए हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं और बड़ी हैवी कमिटमेंट्स हैं, उनको ऑनर किया जाए जिस तरह आज तक हुआ है। इसके बाद अगर आप इस मुल्क में चाहते हैं कि ये ट्रेड जारी रहे तो इसके रूल्स बना दें इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। और अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो बंद कर दें, कोई बात नहीं, हम 6 महीने कारोबार बंद कर लेंगे। उसके जो भी रिपरकशंस हैं वो कौम जाने और हुकूमत जाने। क्यों डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है कि कल क्या कहना चाहिए वहाँ? नहीं जी, नहीं निज़ामी साहब, हमारी कल जो उनसे मीटिंग है इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी और हमें उम्मीद है कि वो इस पे पॉजिटिव एटीट्यूड उनका होगा। और ये सारे मामलात चूँकि उनके नॉलेज में भी अभी नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली उस पर एक्शन लेंगे। जो निज़ामी साहब, एक और बात है कि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री और सॉल्वेंट भी साथ, सॉल्वेंट तो अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। पोल्ट्री इंडस्ट्री हर साल तकरीबन
10% की एवरेज से ग्रोथ कर रही है, यानी हर साल 10% बढ़ोतरी होती है। और इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चांस है, जो हमारी PTI की हुकूमत है, ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो अगर सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री को हम सही तरह चलने दें तो हर साल 2.5 लाख जॉब्स नए क्रिएट होंगे पहलों के अलावा, क्योंकि 10% से कि हमारे जब बढ़ती है तो 2.5 लाख जॉब्स हमारे नए प्रोड्यूस होते हैं जी। और ये जॉब्स वो हैं जो रूरल एरिया में लोगों को गांव में मिलते हैं, उनको सिटी में भी नहीं आना पड़ता। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो बड़ा अहम इशू है कि अगर हमारी सप्लाई चेन ख़राब होती है और हमें सोयाबीन नहीं मिलती तो हमारी क्वालिटी डैमेज होगी। बिल्कुल। और दूसरे ममालिक में जो हमारे ऑर्डर्स हैं जो हमने भेज रहे हैं, अभी ये नया शुरू हुआ है, इसको हमने बहुत आगे लेके जाना है। अगर ये हुकूमत हमें साथ ताउन करेगी तो ये इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में कि ये आपकी एक्सपोर्ट में हम, और आपने कहा कि 2.5 लाख लोग इस रोजगार से वाबस्ता हैं, आगे लेके जा सकते हैं। 25 लाख लोग वाबस्ते हैं। हाँ, 25 और लाख अगर लोग, 10% की ग्रोथ में अगर आप बोलें तो 2.5 लाख हर और साल 2.5 मिलियन जी, 2.5 लाख लोग हर सिर्फ साल पोल्ट्री नई में जनरेट होती है आप एम्प्लॉइज। काफी बड़ी एक कसीर तादाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में, और फिर हमारा डायरेक्ट लिंकेज है फार्मर के साथ। राइट। तो ये छोटा सा सेक्टर नहीं है। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के तवसत से कि खुदा के लिए इस सेक्टर को बुला के, जो भी कंसर्न है, मिनिस्टर कॉमर्स कंसर्न है, मिनिस्टर फाइनेंस कंसर्न है, एग्रीकल्चर कंसर्न है, बुलाएं, पूरे सेक्टर को बिठाएं, ऑयल घी को बिठाएं, पोल्ट्री को बिठाएं और बिठा के इसका सोल्यूशन ढूंढें। राइट सर, बहुत शुक्रिया। हुकूमत आई, हमने वहां पे ऐड दे के कहा कि जनाब आप $3.5 बिलियन सालाना खर्च नहीं कर सकते इंपोर्ट के ऊपर ऑयल सीड की। फूड सिक्योरिटी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम ये इसको एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन हम इसको फॉलोअप में रखेंगे इसको ताकि बहुत अहम मामला जो है वो उसको इग्नोर ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया शहजाद खान साहब आपका भी, और डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज निज़ामी साहब इंकिशाफात होने का पॉलिटिकल इंकिशाफात का दिन था। एक तो राना मशहूद साहब ने वो किया, उस पर तो हमने बात कर ली। एक सैयद अली रज़ा आब्दी जो MQM के रहनुमा हैं और इमरान खान से इलेक्शन हार गए थे, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं 4। अब अपनी ट्वीट्स में वो ये कहते हैं कि 2014 का जो धरना था उसमें PTI के रहनुमा तालुक कादरी साहब लंदन सेक्रेटेरिएट से मुसलसल राब्ते में रहते थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी फ़ोन किए और मदद मांगी कि हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहे हैं, आप कराची को बंद कर दें, कराची को ब्लॉक कर दें। तो एक तरफ या अब ये वो कहते हैं कि जी इसका ऑडियो रिकॉर्ड भी लंदन सेक्रेटेरिएट में ज़रूर मौजूद होगा, मांगने पे मिल सकता है, ये दावा किया उन्होंने। ये दरअसल बात ये हुई थी मैं उन दिनों में इत्तेफाक से लंदन में मौजूद था, और PTI के जो आला रहनुमा हैं, मेरे कुछ अजीज़ दोस्त भी हैं, तो मुझे सारी बातों का ज़ाती तौर पर इल्म है। कुछ और सीधा वहाँ हमारे और दोस्त भी हैं ज़ाती तौर पर, जो जर्नलिस्ट भी हैं। वो ये था कि ताहिर कादरी साहब की और जहांगीर तरीन साहब की ज़ुबान में एग्रीमेंट हुई थी कि जनाब हम ये इकट्ठे शुरू करेंगे, जिसको लंदन प्लान कहते हैं। लंदन प्लान जिसको ये कह रहे हैं, लंदन प्लान क्या थी, लंदन में थे वो मिल लिया, मीटिंग हुई। लंदन प्लान क्या, जिसको लंदन प्लान का नाम दे रखा। बगरज़ इलाज भी वहाँ मौजूद थे जी। वो अब वो ये कि खान साहब ने ये किया कि उन्होंने आके ताहिर कादरी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर काम शुरू कर दिया पहले। तो ताहिर कादरी साहब को ये गिला था उस वक़्त भी, जो ये इससे आप तस्दीक की है उसने, कि इन्होंने प्लान तो इकट्ठे बनाया था और फिर उन्होंने जो पहले ही ये सिलसिला शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि ताहिर कादरी बाद में पहुँचे थे भागे, और उनका धरना अलग था और इनका धरना अलग था। ये इकट्ठे नहीं हुआ, जो कि ओरिजिनल प्लान था। खान साहब ने उस प्लान से बैकआउट कर गए थे। नहीं, ये तो चलें हो गया, ये तो चीज़ें होती रहीं, लेकिन इसमें MQM को दावत देना कि वो भी शिरकत करे और कराची को लॉकडाउन कर दे। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को दावत दी थी लॉकडाउन, जहाँ जहाँ वो कर सकते थे, ताहिर कादरी साहब। सही है, तो ये दावा गलत नहीं है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत नहीं है। सही है। तो अखलाकी तौर पर देखिए ना, ताहिर कादरी साहब कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर है, पाकिस्तान के ड्यूअल सिटीजनशिप। कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर जो है वो मलका एलिज़ाबेथ के
किताबें होता है। हाँ। मेरे ख्याल ड्यूल सिटीजनशिप है ही नहीं, कनाडा की है, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, मेरा नहीं ख्याल। वो आते हैं गर्मियाँ गुजारने के लिए यहाँ आते हैं, और उनका कोई सिस्टम में स्टेक नहीं, वो इस सिस्टम के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सिस्टम में ताहिर अल-कादरी की जो आउटफिट है वो इलेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि उनका एक न्यूसेंस वैल्यू है तो पीटीआई उनको साथ मिलाना चाहती थी। बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन उसमें अखलाकी तौर पर अब पीटीआई पर यह एतराज़ उठ सकता है कि चलें, ताहिर अल-कादरी साहब का मसला तो ये था कि उनके 14 लोग मरे हुए थे, शहीद हो गए थे। इमरान खान को धांधली की शिकायत थी, और इमरान खान को जो धांधली की शिकायत है वो एमक्यूएम के हवाले से भी थी कि ये ठप्पे लगा के जीतते हैं, और ये 12 एमक्यूएम के बारे में कहा भी जा चुका है पीटीआई की जानिब से। नहीं, इसमें कोई शक तो नहीं है कि एमक्यूएम जो देखे ना, वो जो जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात कहा, वो इलेक्शन तो धांधली के बाद धौंस और तारीस के जरिए होते थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो था। लेकिन अब उसमें जिस सिस्टम की खुद एमक्यूएम बेनिफिशरी थी और एमक्यूएम के आप मुखालिफ भी थे, एमक्यूएम को आप दावा दे रहे थे कि आए कराची को लॉकडाउन करें। खुद एमक्यूएम भी ऐसी है, आपको बताया जब हुकूमत में थे सिंध में, तो वो हुकूमत सिंध के खिलाफ लॉकडाउन करते थे, अपनी हुकूमत के खिलाफ। ऐसी क्या बात है? सही है। अच्छा चले, अब कुछ 2-3 चीज़ें और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब इस पर जैसे आज राना मशहूद का जवाब आया है, पीटीआई का रद्द-ए-अमल आया राना मशहूद के। राना मशहूद ने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के क्या किया गया। अच्छा, ये भी बयान आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि पीटीआई वाले जो हैं वो अली रज़ा अब्दी के बयान की भी तरदीद जारी करें और वो कहें कि ये ठीक नहीं है। देखते हैं कि वो क्या इस पर रद्द-ए-अमल अपना ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, अब निज़ामी साहब, एक तो ये कि अब बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल गई है, एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब के असासे नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। इस पर अगरचे पहले भी बात कर चुके थे, लेकिन आज इसमें मज़ीद डेवलपमेंट इस बारे में हो गया। मैंने कहीं मीडिया पे देखा, आज मेरी अपनी ज़ाती खबर नहीं है अगरचे, कि जो असासे नीलाम करने का है, वो उनमें से अक्सर जो है चंद को छोड़ के वो बिका चुके हैं पहले ही। देर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, या जो एग्जिस्ट करते हैं उनका मतलब है कि जो जिस तरह उनको बताया गया ना, मसलन एक जगह जो है कोई किसी को दे दिया गया, कोई सेंटर है ख्वातीन का या उस टाइप की चीज़ है, कोई और इस तरह कोई इस किस्म की है, मेरे पास लिस्ट मौजूद नहीं है। तो इनमें से नेट मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कुछ हासिल होगा ज़्यादा। सही है। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब आपको एक मैं याद करा था जो जी, कि मियाँ नवाज शरीफ के भी असासे मुंजमद हुए थे। मॉडल टाउन वाला घर उनका ले लिया गया था, वहाँ पे कोई लेडीज़ होम बना दिया गया था। मियाँ नवाज शरीफ से डील करके चले गए, फिर वापस आए, उनको वापस मिल गए, आज भी उनके पास। सही है। अच्छा, अब चलें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो पाकिस्तान में आएँ, कहीं भी लैंड करें, सिक्योरिटी तो उनको दें ही, डीजी रेंजर्स वहाँ के जो है वो सिक्योरिटी देंगे, लेकिन उनको गिरफ्तार ना किया जाए जब तक कि वो अदालत में पेश ना हो जाए। अनटिल अनलेस वो अदालत में तक ना पहुँच जाएँ तब तक आप उनको गिरफ्तार ना करें। तो अब तो यार ये मुझे समझ नहीं आती कि उनको इतनी चौंचले क्यों उठाया जा रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक और भी बात कही इस साथ। उन्होंने कहा आर्टिकल 6 पे तो उनको ट्रायल होगा, जब भी होगा, ज़िंदगी भर उनका होगा, लेकिन मुशर्रफ को इतने बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन वापस आए वो। चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं कहा कि अदालत में जब आ जाएंगे तो उसके बाद भी उनको गिरफ्तार ना किया जाएगा। मतलब ये एश्योरेंस तो जाहिर है वो तो केस कानून के मुताबिक होगा, जो भी कुछ होगा। आसिफ हाशमी, अनवर मजीद वगैरह, इसके बाद मुशर्रफ साहब जो है इतने कच्ची गोलियाँ नहीं खेले, सवाल ही नहीं पैदा। पाकिस्तान आने का कोई इम्कान ही नहीं है। तो वो जो कहते हैं पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव, तो पाकिस्तान आ जाए। अब देखें, ये हमारे दोस्त हैं भट्टी साहब, इन्होंने सेक्शन डिज़ाइनर इतना बड़ा अस्पताल बनाया, उनके साथ हुई है वो, हालांकि वो फ्रेंच सिटीजन है, जो उसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब वो भी तोबा कानों को हाथ लगा रहे हैं। ठीक है, ये नेशनल हॉस्पिटल के हवाले से बात कर रहा हूं। सही है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इन आज का प्रोग्राम था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।